उसी से काम करती है और सफेद होती है। इसीलिए जी अपने मतलब गांधी जी ने शुरू में ही बोल दिया था कि तीन चीजों को बंद कर दो: सफेद नमक, सफेद चीनी, और सफेद आटा मतलब मैदा, जो रिफाइंड है। तो इन तीन चीजों का परहेज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैदा को खा सकते हैं, लेकिन उसका बहुत एक अच्छा तरीका होता है जिससे मठरी बनती है कि उसमें बराबर मोयन दिया जाए, क्योंकि वो शरीर में सूखापन देगी। तो अगर उसको हजम करना है तो बराबर उसमें घी या तेल की मात्रा दी जाती है। किसी किसी प्रांत में घी डालते हैं, किसी किसी प्रांत में तेल डालते हैं, जो जहाँ मौजूद होती है उपलब्धता के हिसाब से होता है। तो जी मैदा सकते हैं, लेकिन उसकी एक उम्र है, एक ऋतु है, हर ऋतु में नहीं हजम कर सकते। तो ये तीन सफेद चीजें मैंने अनुभव करके 20 साल पहले मेरा भाई बोलता था कि अगर तेरे को मोटापा कम करना है तो तीन चीजों को छोड़ दे: नमक, चीनी और मैदा। इन तीनों को रिप्लेस कर दो। चीनी के बदले खांड शक्कर खाओ, गुड़ खाओ, और नमक के बदले, आयोडाइज के बदले, ये अपना सेंधा नमक, और मैदा हटा दो, उसके बदले अपना गेहूं जौ का आटा ये सब लो। अब वो सारी चीजें समझ में आ रही है धीरे धीरे। जी जी। तो ये एक जैसे अभी उम्र अभी है। हमने बात किया ना दीदी, हम लोगों ने बात किया प्राकृतिक के बारे में, प्राकृतिक पत्तों के बारे में। हाँ? पत्ते लोग, तो ये जो सेंधा नमक है ये नेचुरल साल्ट हो गया हमारा। ये जैसे हम प्रकृति के द्वारा ये हमको पत्ते मिल रहे हैं, उसी तरह से प्रकृति के द्वारा मिला हुआ एक नमक है। जैसे ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, उसी तरह से बिल्कुल वो सेंधा नमक भी हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। उसमें किसी भी प्रकार के फैक्ट्री का, केमिकल का, किसी प्रकार का कुछ नहीं है, बस टूटा और हमारे हाथ में आया हुआ है। तो ये हमारे लिए इसी वास्ते भी नुकसानदायक नहीं होता है। तो इसका सेवन ही लोगों को करना चाहिए, क्योंकि आज हमारा शरीर बिगड़ता जा रहा है नमक और नमकीन खा खा करके। कहते हैं, एक दिन में जितना नमक होना चाहिए था खाने को, आज हर दिन इतने प्रकार के लोग खाना बनाने लगे। पहले था क्या, एक दो कुछ बन गया खा लिया। अब आज के डेट में है क्या कि चावल है तो दाल होना चाहिए, दाल है तो सब्जी और भुजिया होना चाहिए, भुजिया है तो पापड़ और चटनी और सलाद होना चाहिए, और सभी में विशेष नमक होना चाहिए। नमकीन खाना जहाँ बढ़ते। ये बढ़ता ही जा रहा है, और हाँ, लोग और उसी को रईसी भोजन करके, और हम सोचते हैं क्या कि हम, भाई जब पैसा है तो इतना इतना भी ये भी नहीं खाए तो खाएं क्या, ये सोच करके और ज्यादा से ज्यादा खा रहे हैं। और बीपी, शुगर, थायराइड, इस टाइप के लोग, परेशानी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा है, जिसका एक कोई सबसे बड़ी उपचार। समस्या है अपने गरम मसाले। गरम मसालों को हर आदमी डरता है कि गरम होता है, गरम होता है। ये नहीं सोचते कि जब हम 500 ग्राम आटा खा लेते हैं, 500 ग्राम आलू खा लेता है, आप मसाला कितना खाओगे? 5 ग्राम से ज्यादा तो मसाला नहीं है। बहुत 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 है, उससे उतना भी नहीं, ज्यादा गरम, एक व्यक्ति सबसे के लिए ज्यादा उतना भी गरम नहीं है। घी और चाय और कॉफी। चाय में टेनिन है, कॉफी में कैफीन है। सबसे ज्यादा गर्म चीज है। दूसरी बात, एलोपैथिक दवाइयों की गर्मी से ज्यादा किसी चीज में गर्मी नहीं है, जिसको आदमी गिरा के लेता है 1 मिनट के अंदर। जी तो दीदी। तो सबसे पहले अगर कोई भी बोलता है कि गर्म करती है, तो मैं बोली ठीक है, इसके बदले तू चाय पी ले, वो ठंडी रहेगी। जी, किसी को मेथी बताते हैं ना दीदी, तो कहते नहीं वो तो बहुत गर्म करेगी मुझे, मेथी तो बहुत गर्म होती है। थोड़ा सा एक चुटकी सौंठ का काढ़ा बनाना बताते हैं, नहीं नहीं सौंठ तो बहुत गर्म होती है, वो कैसे पीऊंगी। जी। और वो अच्छा, इतना गर्म देखो, चीजें खाते रहते हैं, उनको ये नहीं पता कि इतनी जिसकी मतलब। सौंठ तासीर गरम है तो दीदी। वाकई हम आयुर्वेद में गर्म बोलते हैं, लेकिन एक लड़की ने मेरे को बोला हर्रा बहुत गर्म होती है। तो मेरा दिमाग बड़ा खराब होया। बोली अगर हर्रा गर्म होती है तो बता क्या चीज ठंडी होती है। हर्रा ऐसी चीज है जो बच्चे के 1 महीने के बाद आप आराम से दे सकते हो। देने को आप 1 हफ्ते बाद भी दे सकते हो। बाल हर्रा होती ही है, माँ का रूप दिया गया है। हर्रा बोलते हैं पेट में जाने के बाद कभी भी तकलीफ नहीं देती है। जैसे माँ कड़वी भली हो सकती है, लेकिन बच्चे के लिए नुकसानदायक नहीं है। तो हर्रा तक लेने में लोग डरते हैं। दीदी राधे राधे, वंदे मातरम। वंदे राधे। मातरम भैया। वो हर्रा पे बात चली तो मैंने कहा थोड़ा बता दूं। किसी किसी को ना सूट नहीं करती है। जैसे एक हमारे अधिकारी हैं, खान अधिकारी हैं, उनको मैंने दिया था ये चर्बी नाशक। तो उसमें अच्छा। हर्रा है, तो हर्रा खाने के बाद उनको क्या होता है कि उनको बुखार
और जोड़ों में दर्द हो जाता है जबरदस्त। तो जब अच्छा खाए तो उनका पेट वोट फूल गया। और भैया एक दूसरा बात ना, बताओ ना कि जिस दिन हर्रा खाने से उनको बुखार आया उस दिन उन्होंने और कुछ भी नहीं खाया था क्या? नहीं नहीं, वो कई बार ट्राई कर चुके हैं, ऐसे भी हरड़ा लेके चूसा भी एक बार, जैसे खांसी उसी आती है, लोग कहते हैं ना हरड़ा डालना मुंह में, तो हम्म। कई बार कर चुके हैं, तो कुछ भी नहीं, तो उनको रिएक्शन करता है। तो उन्होंने बताया कि भैया इसमें हर्ड़ा है क्या, हम कहे हाँ। कहे बिना हर्ड़ा वाला बनवाइएगा, हमको ऐसा ऐसा है, बल्कि गोविंद भैया से वार्तालाप भी हुई थी। तो होता है, जी। किसी के शरीर हो सकता है एक्सेप्ट ना करता हो। पहला केस हमारे पास भी था, हम भी सरप्राइज हुए, हम कि सर ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो गोविंद भैया से पूछे तो कह रहे हो सकता है, हम कहे, चलिए ठीक है। तो सर ये होता है भैया दूसरा, कि अगर हम तो दिन भर में 50 चीजें अपने पेट में कम से कम जाती है। और हाँ हर्रा ठीक बात है। 1 ग्राम से 2 ग्राम से ज्यादा कोई ले ही नहीं सकता है। 5 ग्राम मैक्सिमम लेगा तो उसको 10 मिनट लगेगी, अगर धीरे धीरे खाएगा तो पानी में घोल के पी लिया तो बात अलग है। हरड़ लेकिन एक ऐसा चीज भी है ना दीदी, हरड़ एक ऐसा चीज भी है कि इसमें खाने का जो तरीका है, ठंडा के समय में ऐसे खाओ, गर्मी के समय में ऐसे खाओ, बरसात के समय में ऐसे खाओ, छान के खाओ, पीस के खाओ, सीधा खाओ, चूस के खाओ, तो इसका अलग 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 सब चीज का अलग अलग जी। टाइप है इसका खाने का। चूस के खाने से ये होगा, पीस के खाने से ये होगा, गोली बना के खाने से ये होगा, मतलब अलग अलग तरीका। घी के साथ में खाने से ऐसे होगा, गुड़ के साथ का खाना चाहिए, तो नमक के साथ में खाना चाहिए, इसका बहुत तरीका से विधान उल्टा, मतलब अजीब होता सा। है ऋतु के हिसाब से उसका बदली होता है, जैसे बारिश के बहुत सीजन में नमक प्रोसेस के का सुना है खाने का तरीका। आपकी लेकिन आवाज जैसे ब्रेक कब्ज हो रही है दीदी। हलवा सबसे अच्छी चीज है। कब्ज तोड़ना हो किसी को तो बिना हाँ नुकसान के कब्ज तोड़ देती है हरड़ा। जिनको भी आईबीएस की समस्या है, कब्ज की समस्या है, अगर वो खाना समय से खा ले, खाना खाने के बाद 1000 कदम कम से कम चले, और सोना मतलब जैसे 9 साढ़े 9 बजे सो रहे हैं या 10 बजे सो रहे हैं तो 7 बजे तक अगर वो खाना खा ले, उसके बाद 1000 कदम चल लिए, आईबीएस की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है। 1 चम्मच हर्रा का पाउडर और हर 1 चम्मच गुड़ का पाउडर दोनों मिलाकर लेने से उनको आराम मिलता ही मिलता है। बवासीर के बहुत सारे लोगों को मैंने बताया ये, जिनको खूनी बवासीर थी, तो हर्रा का पाउडर के साथ में गुड़ का पाउडर लें, अगले दिन से ही उनकी यह समस्या खत्म हो जाती है। जी, इसी का एक एक और लोगों का समस्या अक्सर ही ग्रुप में या लोगों को प्रश्न कीजिए तो मेरे खाने के बाद में हमेशा लगता है कि मेरा पेट भरा भरा हुआ है, यहाँ तक लगता है कि जाम हो गया, छाती तक मेरा पेट भरा हुआ है, कुछ भी ऊपर से और जाएगा ही नहीं, खाने को मन ही नहीं करता है। गैस नीचे से पास नहीं हो रहा, हमेशा जब देखो ढकार की ओर आ रहा, इस टाइप से ढकार की तरह निकलता रहता है। एक बहुत अजीब टाइप की समस्या, जिसके लिए एक हमारी जो हमारे घर में जो छोटी हरड़ होती है, जिसको जोंगी हर्त की काली हरड़ के नाम से भी जाना जाता है, इसको आप ले आए 100 ग्राम की मात्रा में। उसको ला करके 2 से 3 चम्मच अरंड का तेल डाल दो कढ़ाई में, तेल गर्म हो जाए, फिर आप इसको डाल दो, फिर इसको चलाना शुरू करो। चलाते चलाते ये छोटी हरड़ जो इतनी छोटी छोटी दिख रही थी, वो धीरे धीरे फूल करके लगभग लगेगा कि बड़ी हरड़ के समान हो गया। जब ये जलने लग जाए, लगे कि अब धुआं उठना शुरू हो गया, अब ये भुन नहीं रहा है, लगभग सारे दाने बड़े हो गए, फिर आप दूसरे प्लेट, दूसरे थाली, कोई चीज में पलट दो उसको। फिर वो जब ठंडा पड़ जाए, ठंडा पड़ने के बाद में उसको पीस लो। पीसने के बाद में जो पाउडर बन करके तैयार हो गया, रात की रात हल्का सुसुम गर्म पानी के साथ में खाने से भयंकर से भयंकर कब्जियत की समस्या, जो पेट फूला फूला रहता है उसकी समस्या, यह पूरा का पूरा रात की रात लेने मात्र से ही इसमें ठीक होना शुरू कर देता है। कब्जियत वाले जो बवासीर के केस होते हैं, उनको यह ठीक करता है। इसका नाम अभ्याचूर्ण के नाम से बाजार में बना बनाया हुआ मिलता है। जी भाई साहब, ये आप छोटी हरड़ का बता रहे हैं ना, किसी ने पूछा है छोटी ये हरड़ छोटी या हरड़ बड़ी। का मैंने ये प्रयोग किया हुआ है, और बहुत बार किया हुआ, बहुतों पर कराया हुआ। काले रंग की रहती है और बीज नहीं रहता इसमें, है ना? नहीं, छोटी हरड़ में बीज नहीं होती है उतनी। भैया जी की गाड़ी नहीं लगी क्या अब तक? तो लग करके आ गए। जी हाँ वही तो देखी थी। जी भैया, भैया ज्यादातर ऐसे बताते हैं ना कि बादाम मतलब कुछ भी हो छिलके में ज्यादा न्यूट्रिशन होते हैं, तो बादाम को भिगोते हैं तो उसका छिलका क्या न्यूट्रिशन वाला नहीं होगा उसका? हमेशा बिल्कुल यही नहीं, पढ़ा जाता है कि छिलका बिल्कुल उतारे। नहीं, बादाम का छिलका में कैंसर तत्व तो पाया जाता है, बल्कि ये कहा जाता है। अच्छा अच्छा।
इसीलिए हमेशा बादाम ये का बड़ा। छिलका बहुत ज्यादा हानिकारक होता है। और बादाम पचने में सबसे ज्यादा देरी से पचने वाला एक आइटम है। दिखने में बादाम बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा। अभी अभी दीदी बताई ना कि उसको उसको सूक्ष्म, जितना आप उसको चंदन की तरह घिस करके आप उसका लेप निकालें, और लेप को निकाल करके आप उसको दूध में डाल करके उसको तब पिए, खाएं। ऐसे मुंह में लिए टेस्ट के हिसाब से खा गए कोई बात नहीं। जैसे हमारे शरीर को पनीर नुकसानदायक करता है, बिल्कुल उसी तरह से हमारे शरीर को बादाम बहुत ही ज्यादा नुकसान करता है, अगर आपने उसको घिस करके नहीं खाया। फिर वो आपका हजम नहीं होगा, वो मल के द्वार से निकल जाएगा। उसके वो न्यूट्रिशन तो आपका हजम मिलेंगे नहीं ही। हुआ, वो आपको निकल गया, मल के द्वार से निकल जाएगा, दस्त के द्वारा निकल जाएगा। लेकिन उसकी जो गुणवत्ता है, जो आपके कहते हैं ना कि ये दिमाग के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, आंख की रोशनी को बढ़ा देने वाला बहुत अच्छा गुणकारी है, तो ये जब तक आप उसकी सूक्ष्मता को नहीं लेके जाएंगे, तब तक ये गुणकारी नहीं हो सकता। जी भैया। जितनी ये ज्यादा बहुत मन नहीं। में हमेशा होता था कि बादाम के छिलके में न्यूट्रिशन नहीं होता है क्या, हमेशा यही पढ़ा जाता है, सुना जाता है कि छिलका उतारे। तो जी भैया कैसे ये हानिकारक लिखा है इन्होंने। तो देखो, मैंने खोजा तो पनीर आयुर्वेद में कहीं भी नहीं है। दूध और नींबू का कोई मेल नहीं है। दूध फट जाता है, और जहां दूध फट गया मतलब वो विकृत हो गया। एक बात, दूध आप पियोगे हजम हो जाएगा। दही आप पियोगे बिना चबाए भी अगर लोगे तो भारी या हल्की हजम हो जाएगी। छाछ सबसे अच्छी है। अगर पनीर आप लेते हैं, उसको आप देखिएगा भिगा करके, वो घुलेगा नहीं। आजकल तो बाजार में जो नकली पनीर है वो तो खैर बिल्कुल ही जहर है। लेकिन आप अगर घर में भी बनाते हैं तो वो सबसे भारी हो जाता है। उसका जो पानी बनता है, दूध को नींबू से फाड़ दिया और जो उसका पानी है, वो एक औषधि का काम करता है, बहुत ताकत देता है। पनीर से ज्यादा उसका पानी फायदेमंद होता है। लेकिन आप अगर हजम कर सकते हैं तो मलाई बहुत अच्छी चीज है, मक्खन बहुत अच्छी चीज है। मक्खन तो आप छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं, इसलिए बाल गोपाल को मक्खन और मिश्री का भोग लगता है। गुजरात की तरफ कृष्णा जी को जैसे सब मानते हैं, तो मक्खन मिश्री का भोग लगता है। हम भी जैसे भगवान को सुबह मक्खन मिश्री के भोग लगाने की कोशिश करते हैं। पनीर किसी भी प्रांत में प्रसाद के रूप में कहीं भी नहीं है। लोगों ने अपनी सुविधा से रसगुल्ला संदेश ये सब बना दिया। छेने से बनने वाली कोई भी मिठाई भगवान को भोग नहीं लगती। और जो भी चीज भगवान को भोग नहीं लगती, वो सारी वर्जित चीजें इसीलिए वर्जित है कि वो इंसान के खाने लायक नहीं है। बाद में दवाई के रूप में अपन लहसुन या प्याज थोड़ा बहुत खा लिए, बात अलग है। लेकिन पनीर में प्रोटीन बहुत ज्यादा है, ऐसा लोग बोलते हैं। लेकिन वो किसके लिए जरूरत है? जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, जिनको हाइट बढ़ानी है, जिसमें ताकत इतनी ज्यादा है कि वो उसको हजम कर सके, उनके लिए प्रोटीन ठीक है या पनीर ठीक है। लेकिन मैंने अपने अनुभव में ये देखा है कि उससे बहुत अच्छी चीज, या सुना भी है माता पिता को बोलते हुए कि पनीर से ज्यादा उसका पानी फायदेमंद होता है, लेकिन वो तुरंत पीने का है। अगर वो रखा रहेगा तो उसमें वायु भर जाती है और वायु कारक हो जाता है। जी दीदी, इस फटे आजकल का हुए दूध। पानी का जो दूध का पानी होता है ना, इसका मैंने भी प्रयोग किया था, मेरी बेटी को करवाया था, मैंने भी किया था। तो इससे भूख बहुत अच्छे से लगती है, लीवर में बहुत अच्छा काम करता है, ये लीवर को मतलब ताकत देता है। इसका बहुत अच्छा प्रयोग है दीदी, बहुत फायदेमंद है। दूध को फाड़ के और फिर उस पानी को पीने, बहुत हल्का होता है। दूध तो डाइजेस्ट हर किसी को होता ही नहीं है, हजम होता ही नहीं है। लेकिन इसका ये जो पानी होता है ना, ये किसी को भी कितनी भी परेशानी हो उसको सबको मतलब हजम आसानी से होता है, और उसके न्यूट्रिशन भी बहुत अच्छे मिल जाते हैं। ये मैंने और अनुभव भी किया दीदी। हानिकारक जी कैसे? आजकल का जो दूध है, गाय का दूध कहीं से भी हानिकारक नहीं है। देसी गाय का दूध बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। करीबन 1 साल के बाद आप बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके दूध दे सकते हैं, गाय का दूध। जितने भी डॉक्टर या कोई भी बोलता है कि दूध हानिकारक है, दरअसल वो पैकेट का दूध जिसमें केमिकल रहता है, प्रिजर्वेटिव रहता है, बहुत सारी प्रोसेस के बाद वो प्लास्टिक की थैली में दूध आता है, वो सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। उसके बाद जर्सी गाय का दूध, वो नुकसानदायक इसलिए है कि जर्सी गाय कुछ भी खा लेती है, लेकिन अपनी जो देसी गाय है वो हर चीज नहीं खाती है। मैंने अपनी आंख से देखा है। मैं गाय को रोटी खिला रही थी एक बार,
और उसमें चींटियां आ गई थी। मुझे नहीं मालूम था, मेरे हाथ में रोटी थी लेकिन मेरे को फील नहीं हुआ कि उसमें चींटी है। मैं गाय के पीछे पीछे जा रही हूँ उसको खिलाने के लिए, लेकिन वो मेरे से दूर भाग रही है। उसके साथ साथ उसका बछड़ा भी भाग रहा है मेरे से दूर, आगे आगे बढ़े जा रहे हैं। मेरे को बड़ी शर्म आई कि लोग बोलेंगे कि पता नहीं क्या खिला रही है जो गाय ऐसे हट रही है इसके पास से। फिर मैंने फील किया कि हाँ चींटियां मेरे हाथ पे आ रही है। फिर मैंने उसको झाड़ा, और गाय की समझदारी देखी है कि वो मेरे को झाड़ते हुए देख ली कि उसमें से चींटी मैंने झाड़ दी है। वो आकर के मेरे पास ली है, ऐसे तिरछी आंखों से ऐसे करके देखी है उसने कि चींटियां झड़ गई है इसमें से, और फिर वो आकर के उसको खाई है। गाय की समझदारी देखिए, अगर वो देसी गाय है वो बिल्कुल नहीं खाएगी। मैं शुक्रवार को जैसे संतोषी माँ का व्रत करती हूँ, किसी दिन अगर मैंने रोटी नहीं बनाई, वैसे हम लोग रोटी में चना डाल करके खिलाते हैं, बूढ़ी चना, और मैंने एक दिन केला में डाल करके खिलाने की कोशिश की। वो केला कार्बाइड से पकाया हुआ था, केला नहीं खाई गाय। और अब जब मुझे मालूम चल गया है कि केले में कार्बाइड होता है, तो मैं देसी केला एक हमें मिल जाता है, छोटा वाला केला जो देसी केला होता है, उसमें चना डाल करके खिलाती हूँ, तो वो गाय खा लेती है उसको। तो जो देसी गाय है वो बहुत समझदार है, उसका दूध कभी भी नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि वो घटिया चीजें खाती नहीं है। आप उसको प्याज भी खिलाओगे तो वो नहीं खाएगी, प्याज के छिलके नहीं खाएगी। लेकिन जर्सी गाय को खिलाओगे तो वो खा लेगी। दूसरी बात, दोनों के गोबर में बहुत ज्यादा फर्क है। जी दीदी। जो गोबर होता है वो देसी गाय का ही गोबर होता है, बाकी गाय का गू होता है। मतलब उसको हम गोबर नहीं बोल सकते, गोबर में लक्ष्मी का मल वास है। बोल। हम्म। गोबर में लक्ष्मी का वास है। तो जर्सी गाय के गोबर को अगर कोई छू लेगा, उसको बहुत घृणा आएगी। हम होली पर गोबर के बड़कूले बनाते हैं। जब एक बार मैंने गोबर मंगवाया, वो देसी गाय का नहीं था, मुझे इतनी नफरत हुई, मैं बोली कि आज के बाद मैं कभी नहीं बनाऊंगी, बहुत गंदी बदबू आ रही है। मैंने सोच लिया। उसके बाद अगले ही साल कोविड आ गया। उस समय ये लगा कि नहीं, गोबर से शरीर, ये घर शुद्ध होता है, गोबर से करना चाहिए। फिर मैंने अपने घर पे मंगवाया, और गोबर देसी गाय का था, उसमें कोई स्मेल नहीं थी, कोई बदबू नहीं थी। तो धीरे धीरे समझ में आने लगा कि दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। अब मुझे जो देसी गाय का दूध देते हैं उनको मैं गोबर बोलती हूँ कि मेरे को गोबर ला के दे दो, मेरे को कंडे बनाने हैं। जैसे हम अग्निहोत्र करते हैं सुबह, सूर्योदय के समय होना चाहिए, दोनों टाइम, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। मेरे पति सुबह सूर्योदय के समय करते हैं। तो वो जब गोबर ला करके देता है, उसमें कोई बदबू नहीं रहती है। और होली के दिन जब हम बनाते हैं तो मेरा बेटा साथ में बैठता है, बोलता है मैं भी उसमें छेद, जैसे हम रस्सी पिरोने के लिए उसमें छेद करते हैं, तो बकायदा वो मेरे साथ बैठ करके अलग अलग डिजाइन, सूरज चांद रोटी, ये सब चीज जो बनानी होती है हमें, उसमें अलग अलग आकार देते हैं, पाटा, इस तरह बहुत सारे खिलौने टाइप के बनाते हैं। तो वो भी बैठ करके बनाता है। तो देसी गाय के गोबर में और जर्सी गाय के में बहुत ज्यादा फर्क है। तो देसी गाय का दूध कहीं से भी नुकसानदायक नहीं है, बाकी सारे दूध जितने भी डॉक्टर बोलते हैं, वो सारे के सारे दूध विकृत हैं, उसमें कोई ताकत नहीं है, नुकसान बहुत ज्यादा है। इसको आप सर्च करके देखोगे तो उसकी बहुत सारी कमियां समझ में आ जाएगी कि किस लिए डॉक्टर मना करते हैं। वो ये नहीं जी बोलेंगे, दीदी। वो सिलेबस में नहीं है कि देसी गाय का दूध सजेस्ट करें, वो आयुर्वेदिक डॉक्टर ही बोलेंगे कि उनको या तो पता नहीं है या बताना नहीं चाहते। दोनों चीजें, उनकी दुकानदारी भी है, उनको पता भी नहीं है। बहुत सारे ईमानदार डॉक्टर ऐसे भी है जिनको पता नहीं है, तो वो सजेस्ट नहीं कर सकते, वो अपना विषय नहीं है। हम किसी की आलोचना करने लगेंगे तो अपना समय खराब हो जाएगा। नहीं तो दीदी, अच्छा है। नहीं आलोचना दीदी, दीदी एक बार मेरी बात सुनो। एक बार की बात है दीदी, मेरी जो अपनी बहन के बेटे, भगना, जो मेरा भांजा, जो मेरा बहुत अच्छे सर्जन है। तो उनको मतलब जैसे क्या है कि बोला कि देखिए मामा जी, हमारी विषय नहीं है, हमारा ये पढ़ाई नहीं है। बैगन नहीं खाओ, सीम मत खाओ, कटहल मत खाओ, कोहड़ा मत खाओ, टिंडा मत खाओ, सेम मत खाओ, राजमा मत खाओ, ये सब हमारे पढ़ाई में नहीं है। लेकिन क्या है कि जब हम किन्हीं का ऑपरेशन करते हैं तो हमको पूछता है कि डॉक्टर साहब, डॉक्टर इनको हम लोग क्या दें, खाने के लिए क्या देंगे? तो अगर हम उसको बोल देते हैं हाँ सब कुछ दीजिए खाने के लिए, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, सेम तो नहीं खाना चाहिए, कटहल तो नहीं खाना चाहिए, कोहड़ा तो नहीं खाना चाहिए, टिंडा नहीं खाना चाहिए।
ये सब तो बातर होता है, ये तो घाव को पका देगा, तो फिर ऑपरेशन का घाव भरने में बहुत देर से होगा। तो जब ये बोलते, जब ये 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग से इन लोग जब सुन लिया कि ये खाने से नुकसान होता है, लोगों के दिमाग में है, तो डॉक्टर साहब क्या हम नहीं खाएंगे? तो अरे कोहड़ा मत खाना, कटहल मत खाना, कद्दू मत खाना, ये मत खाना, वो मत खाना। ये अब बोलने लग गए। उनकी पढ़ाई में नहीं है, जैसे अभी अभी आपने बताया ना, उनकी भाषा में पनीर नहीं है, दूध नहीं है, लेकिन देखा देखी कहने लग गए ये लोग भी कि दूध नहीं खाओ। उनकी पढ़ाई में है ही नहीं, उनको नहीं बताया जाता। वो सिर्फ इलाज करने जानते हैं। क्या है ये बीमारी, कारण से मतलब नहीं है, उस किस कारण से उसका पेट दर्द हो रहा है उस बात से मतलब नहीं। पेट दर्द का इलाज करना हमको, पेट में दर्द हो रहा है, पेट दर्द का इलाज करो। क्यों हो रहा है, क्या है हो रहा है, मतलब नहीं है। भैया पहले तो था 30 साल पहले, जैसे मैं मम्मी का यूट्रस रिमूव किया था, तो डॉक्टर ने ये बताया था कि आप नींबू का जितना ज्यादा यूज करोगे ना, वो टांके उतने, उस टाइम तो वो टांके बड़ी ऑपरेशन होता था, तो वो जितना यूज करोगे उतने जल्दी ये टांके सूखेंगे, वरना खटाई तो कोई कारण, बताते ही नहीं है। ने बेटा कारण है ना यहाँ पे, यहाँ पे कारण है ना। हम भी तो भारत के वासी हैं। हमारी दादी नानी थोड़ी डॉक्टर थी, वो तो हमको बचपन से बताते आ रही है, बेटा जाओ खांसी हो रहा है, जाओ तुलसी का पत्ता खा लो, बुखार हो गया जाओ तुलसी का काढ़ा बना के पी लो। हम तो देख ही रहे हैं? हम देख भैया रहे हैं, हम पहले जब होता सीख रहे हैं था। हम तो सुने हैं। हाँ तो बेटा तू वो अपने माँ बाप से सीखा है। आयुर्वेद की एलोपैथ की पढ़ाई में उसको नहीं बताया गया कि नींबू खाने से तुम्हारा घाव जल्दी सूखेगा। वो उसकी पढ़ाई में नहीं है। उसको उसको ये ज्ञान माँ बाप से मिला हुआ है, अपने पूर्वजों से, अगल बगल के से मिला हुआ है, और वो अपने जीवन में देखा है कि इसे करने से ठीक होता है। उसकी ये पढ़ाई में नहीं। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ। ये हमारी जो संस्कृति है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? परिमार्जित। संस्कृत का मतलब क्या है? संस्कृत, जिसका संस्कार हो गया, मतलब परिमार्जित हो गया। तो ये हजारों साल तक उन्होंने अपने ऊपर आजमाए हुए हैं कि सौंठ गर्म होती है, तो उसको कितनी ग्राम की मात्रा में लेना है। वो कभी नहीं बोलेंगे कि 100 ग्राम सौंठ ले लो, हमेशा 3 ग्राम 5 ग्राम ऐसी वाली मात्रा। लेकिन ये जितनी भी एलोपैथिक दवाइयां हैं, ये हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है कि आप लीजिए, उसका साइड इफेक्ट होगा, तो एंटासिड लीजिए, एसिडिटी होगी तो और फिर कुछ सालों बाद ये बंद भी होती है, बैन भी होती है। जैसे पेनिसिलिन, बहुत सारी दवाइयां ऐसी हैं जो बंद भी हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि उसका बुरा इफेक्ट हमारे शरीर पे आ चुका है। जब उसके खिलाफ बातें होती है तब वो बंद होती है। लेकिन हमारे आयुर्वेद में जितनी भी दवाइयां हैं, ये पूरी की पूरी एक्सपेरिमेंट की हुई है, परिमार्जित। और कितने सालों का कि अपन अंदाज भी नहीं लगा सकते। नहीं लगा धीरे, सकते बिल्कुल। हाँ, इसमें इतनी ज्यादा मतलब वेरीफाई करेगा, मतलब क्या बोलेंगे, मतभेद है कि कितने सालों पुराना कोई नहीं बता सकता। अलग अलग समय में अलग अलग ऋषियों ने अपने ऊपर आजमा करके कितने लोग उसमें, मतलब उसको भोगे हैं और बताए हैं कि इससे मेरे को गर्म हुआ, इससे मेरे को ठंडा हुआ, ये हुआ। तो ये पूरा आजमाया हुआ है। अब हम जो अंग्रेजी दवाइयां खाते हैं, वो एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर कर रहे हैं। वो अपनी इच्छा है, जाने अनजाने जब सरसों तेल डाल लेते हैं एक हम्म। सेकंड के लिए, लेकिन अरे कोई एक बीमारी। क्वेश्चन पूछना, मैं बैठी रहूं, मैं चैन काम करूं। जी भैया। जी दीदी, एक गाय के बारे में बता रही थी। हमारे यहाँ एलोवेरा लगा हुआ था, तो देसी गाय तो खाती नहीं, इसलिए उसको बाहर ही लगा रखा था। बाद में धीरे धीरे ये सब जर्सी गाय आने लगी, तो वो उसके बछड़े ने वो पूरा एलोवेरा खा लिया। मैंने कहा, सब कहते हैं ना ये नहीं खाते, कहते ये वाली खाते हैं, ये सब कुछ खा लेते हैं जर्सी और देसी गाय बछड़े, ये कोई है ना एलोवेरा को नहीं खाती। तब मुझे बताया ये कुछ भी सब कुछ खा लेते हैं। जी दीदी। देसी गाय अगर किसी भी चीज को खा रही है, वो उसके लिए फायदेमंद है, तो वो खा लेगी। आप देखो, धूप सेकती है वो, ठंड में जब उनको धूप सेकना होता है तो धूप भी सेकती है। इतनी हम्म, समझदार होती है गाय। जी दीदी। बाबूजी प्रणाम, वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी।
बाबूजी एक मेरा सवाल है कि मैंने किसी को अभी आप थोड़े टाइम पहले ही शायद 4-5 दिन पहले ही मैंने एक शेयर किया था कि मैंने किसी को बहुत बेड पे थी वो दीदी बेड पे थी, तो मैंने उनको बंधन सिखाया और यहाँ से बहुत हल्के हल्के पैरों से गई वो 8-10 साल मतलब कि अ, से परेशान थी। 8 साल से वो सीढ़ियों से गिर गिर गई थी, मतलब बच्चे को बचाते हुए वो मतलब काम करती थी बच्चे को पकड़ने का। तो इतना कैपेबल नहीं है वो। तो बाबूजी है ना, आज मैंने उसको 2 दिन 3 दिन बाद फोन किया तो वो 3-4 दिन पहले तो मेरे से करवा के गई, बहुत हल्के गई, मतलब पैरों में बहुत आराम मिला उसे। और जैसे मैंने उसको मैजिक ऑयल भी सुंघवाया था तो उसके सर्वाइकल का तो आराम पड़ गया उसका, तो एक तो ये तो सही है। लेकिन वो एकदम है ना, मतलब वीक थी शायद वीक थी। तो उसको मैंने तीनों तरह के बंधन सिखाए तो यहाँ से तो वो सही होके गई। लेकिन आज मैंने उसको फोन किया तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान थी। तो इसका क्या कारण हो सकता है? या तो मुझे आप थोड़ा सा गाइड करिए। जी, तुरंत का तुरंत हमको जो समझ में आ रहा है आपकी बात से, आपने जब बंधन उपचार किया उसकी धरण की गड़बड़ी थी, वहां पर ठीक हो गया। वो आराम से थोड़ा जगमग होकर के भी चली गई। वहां जाते के साथ उसने छोड़ दिया और काफी दिन की परेशान थी। फिर से उनकी धरण की गड़बड़ी हो गई, फिर से उसी कंडीशन में चला गया। फिर से उसको बंधन उपचार करिए बढ़िया से, वो फिर से ठीक हो जाएगी। तो अब तो बाबूजी मैं भी थोड़ा सा घबरा रही हूँ, उसको वो बोल रही थी कि है ना मेरी वीकनेस है शायद इसलिए मेरे को सूट नहीं करा या कुछ, और वीकनेस ज्यादा है तो उसके लिए भी कुछ ऐसा बताइए कि जैसे उसको मतलब है दुबली पतली है वो, तो उसको सारे मतलब। ताकत बढ़ाने की थे, उसमें से कुछ भी आपको जो सुटेबल लगे। बहुत सारी ताकत की चीजें वैसे भाई साहब बता देंगे और समझदारी से कि कि एक अभी हमारा बहुत अच्छा ग्रुप में चला हुआ है, कुछ लोगों का फीडबैक भी आया। अच्छा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जिसमें है क्या कि 10 से 12 दाना बादाम का और लगभग 24 से 25 मुनक्का का बीज निकाल करके पानी में दे दे फूलने के लिए। जब यह फूल जाए रात भर में, तो सुबह उसके बादाम के छिलके को हटा करके फिर इसकी मिक्सी में पेस्ट बना करके दूध में अगर घोल करके फिर उसको पीने के लिए दे। अन्यथा दूध ना हो, फिर इस पेस्ट को ऐसे ही पानी में घोल करके उनको खाने के लिए दे, सुबह और एक बार रात। बादाम का छिलका हटाना है, मिक्सी में पेस्ट की तरह पीसना है, पानी में घोल के अथवा दूध में घोल करके देना है, सुबह शाम। तो इसकी कमजोरी में तुरंत आराम आना लग जाएगा, बल्कि 3 दिन 5 दिन करते करते ही उनको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब रह गई उनकी परेशानी, तो उनको फिर बाद में फिर 5 दिन के बाद कर देना धर्म वाली उपचार जो है, उससे करोगे तो फिर वो आराम होना शुरू हो जाएगा। तो क्या ये धरण की वजह से हो सकता है ये दर्द वगैरह इसको सारे, मतलब कमर का दर्द और ये पैरों का, मतलब जो भी है? वो बिल्कुल हो सकता है, बल्कि इसी कारण से है। अच्छा ठीक है। क्योंकि मैं भी घबरा रही थी कि मैंने दिया और मैं खुश इतना हो गई उस दिन, और वो खुद भी बोल रही थी मुझे कि मैं इतना हल्का हो गया। क्या पता, मैंने कहा थोड़ा सा मिर्ची भी वार दो, हो सकता है अपने को भी ज्यादा खुशी होती है और किसी और को बताते हैं आज मुझे आराम पड़ गया, उसने 1-2 फोन भी कर दिए कहीं कि मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत आराम पड़ गया। तो हो सकता है ये भी, मैंने कहा एक बार मिर्ची का भी बोल दूंगी। तो मतलब कि किसी भी तरीके से वह उसको ठीक हो जाए, मतलब मेरे को बहुत अच्छा नहीं लगा वो आज ऐसा बोल रही थी ना। तो मुझे मतलब बहुत फील हुआ मुझे कि है ना, मतलब मैंने जो किया नहीं, मैं क्या मैं कोई बात नहीं। मतलब। नहीं, जी। जब डॉक्टर का रोल कर रही है ना, तो डॉक्टर की तरह स्ट्रांग रहो। किस टाइप का? लीवर फाड़ करके उन लोग वहां से लीवर निकाल देता है बाबूजी हमको। जो मुझे बताते हैं ना पेशेंट, मतलब जो भी बताते हैं ना मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं सबसे पहले मैं रोने लग जाती हूँ उसके साथ साथ, वो तो रोता ही रहता मैं। ये रोइए तो उसके साथ साथ उसका ना कारण पूछिए कि आप क्या कर रहे हो। देखिए बहुत सारी चीजें होती है जो वायु कारक होती है, जो लोग बहुत गलती करते हैं। एक तो रात को देरी से खाना, ठीक है, 7 बजे के बाद खाना डाल दिया आपके पेट में, लेकिन खाना पेट तो नहीं मांग रहा, अग्नि तो शांत हो चुकी है, वो उसके पेट में रहेगा सड़ेगा, फिर वो वायु करेगा, गैस करेगा। और वो गैस जो वायु होती है घुटने में भी जाती है, ऊपर से लेके नीचे तक किसी भी हिस्से में 1 उंगली तक में जा सकती है, और वो दर्द देगा उसी हिस्से में देगा जहां पर उसको दर्द है। एक बात। दूसरी बात, फ्रिज की चीजें हमेशा नुकसान करती है, वायु करती ही करती है। तो जितनी भी वायु कारक चीजें हैं, जैसे कढ़ी सुबह की बनी हुई शाम को, शाम की बनी हुई सुबह, या दाल रात की सुबह खाना,
तो इस तरह के कारण आप उससे पूछिए कि आप क्या गलती कर रहे हो। जब तक आप कारण बंद नहीं करोगे तो उपचार का प्रभाव पूरी तरह से नहीं मिलेगा। मेरा भाई है, मुझसे बड़ा है, 2-3 साल बड़ा है। 2 साल पहले उसको गले में बहुत तकलीफ हो रही थी। आधी रात को उसको सांस उठता और वो ढकार नहीं ले पाता था। गैस बनती थी लेकिन ढकार नहीं आ रही है, और ऐसे करके वो कोशिश करता रहता है। रोज उसको तकलीफ हो रही थी। मैंने वैद्य जी से पूछा, वैद्य राजेश कपूर जी के शिविर में मैं गई थी, तो उन्होंने दवाइयां दी, लेकिन 50% उन्होंने खाली परहेज से ही उसको ठीक कर दिया था। जो इमरजेंसी थी उसमें उन्होंने जो चीजें बंद करवाई, सबसे पहला था रात का खाना, आप 7 बजे तक खत्म कर दीजिए। शाम के समय खीरा नहीं खाना, कोई भी चीज कच्ची नहीं खानी है। 12 से 2, मतलब सुबह से लेकर के 2 बजे तक जितनी भी कच्ची चीजें खानी है खा लो। उसके बाद अगर कोई बहुत स्ट्रांग है तो 4 बजे तक फिर भी खा सकते हैं। दिन ढलने लगने के बाद में कच्ची चीजें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, वो वायु गैस वात बढ़ाती ही है। तीसरा था फ्रिज का खाना, वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कई लोग सत्तू बहुत पीते हैं कि ताकत मिलेगी, उसकी भी एक लिमिट है और उसको भी लेने का एक सही तरीका है। चना शरीर में सूखापन लाता है और वात बढ़ाता है। तो सत्तू अगर कोई ले रहा है तो उसके बराबर की चिकनाई भी लेनी जरूरी है। जैसे चने की सब्जी खा रहे हैं तो उसमें घी या तेल का छौंक लगाना जरूरी है। सत्तू को लेना है तो उसका लड्डू बना करके ले सकते हैं। तो इस तरह से सत्तू को घोल घोल करके पीना या फ्रिज में रख करके पीना, या अति हर चीज की खराब होती है। तो इस तरह की गलतियां उन्होंने मना किया। जैसे ही उन्होंने मना किया और इसने उसका अनुसरण करना शुरू किया, उसको फॉलो करना शुरू किया, उसका उसी दिन से प्रॉब्लम होनी बंद हो गई थी। नहीं तो उसकी ये हालत हो गई थी कि उसकी आवाज भारी हो रही है, गले में सूजन है, सांस जो ढकार निकलना चाहते थे वो गले में एक गोला बोलते हैं, हवा का गोला ब्लॉक। तो वो पहले उन्होंने एक एलोपैथिक डॉक्टर से इलाज करवाया, तो उन्होंने गिरी खांसी की दवाइयां दी। फिर उन्होंने बोला कि नहीं मेरे को कफ नहीं निकल रहा, तो उन्होंने सूखी खांसी की दवाई दी। 15-20 दिन 15-20 दिन दोनों दवाइयां ली। फिर उन्होंने अपने ससुराल के एक डॉक्टर से बात की, उन्होंने सुबह से शाम तक 11 दवाइयां दी। जब मैंने उसको बोला कि तुम हल्दी और गुड़ लिया करो, खांसी उठती है और सांस फूलती है, तो उसने बोला कि 11 दवाई तो मैं ऑलरेडी ले रहा हूँ, अब हल्दी गुड़ क्या लूं। मैं बोली जब 11 दवाइयों से तुमको कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है तो उसके बदले तुम एक दवाई करके देख लो, 11 में से कोई भी दवाई छोड़ दे तुम एक, ये सभी को छोड़ दो। तो उसको समझ में आ गया कि हाँ इन दवाइयों से कुछ होने वाला नहीं है, और वो एलोपैथिक दवाइयां सबसे ज्यादा वायु कारक होती है। फिर उन्होंने ईएनटी डॉक्टर से बात की, क्योंकि नाक कान गला का डॉक्टर होता है, तो गले की प्रॉब्लम, उसमें भी उसको सोल्यूशन नहीं मिला। जब उन्होंने ये परहेज शुरू किया तो हल्दी गुड़ ये लेना शुरू किया, और 1 कप गर्म पानी में आ, कोई भी तेल जो आप खाते हो, मूंगफली का, तिल का, अरंड तेल, कोई भी तेल या घी शुद्ध है तो उसको घोल करके और चुटकी भर नमक डाल करके पीने से गले में तरावट आती है। उसको जैसे ही पीने के लिए बोले वो पीना शुरू कर दिया। चाय कॉफी उसका नहीं था, अगर कोई पीता हो तो चाय कॉफी भी छोड़ देनी चाहिए। उसको पीना शुरू किया, उसको आराम मिलना शुरू हो गया। उसके बाद गले से रिलेटेड ये चीजें, हल्दी गुड़। हाँ, दूसरी बात, सूखी खांसी को रोकने के लिए सबसे अच्छा, गूदा द्वार में देसी घी लगाना, तुरंत आराम मिलेगा। किसी को लगातार छींक आ रही है, छोटे बच्चों को तो बहुत ही जल्दी आराम मिलता है, बड़ों को भी आराम मिलता है, और बहुत लोगों को करवाया भी होती है कि तेल या घी किसी भी तरह से आप मुंह से जितना लोगे ना, उसका 10वां हिस्सा भी, 10वां हिस्सा क्या, बस 2-4 बूंद भी अगर किसी ने लगा दिया तो सूखी खांसी तुरंत रुकती है। लगातार छींक आने वाली प्रॉब्लम तुरंत रुकती है। तो ये 2-4, आवाज आएगी। जी, 2-4 नुस्खे करने से ही उनकी आधी प्रॉब्लम उसी से खत्म हो गई, मतलब पूरी प्रॉब्लम खत्म हो गई। अगर हम दवाई नहीं भी देते तो चल जाता, और दवाई भी दी तो उन्होंने होम्योपैथिक कुछ दवाइयां दी थी, जैसे लीवर टोन ताकि उसका लीवर स्ट्रांग बने, या डिटॉक्स ताकि पेट साफ रहे, इस तरह की कुछ दवाइयां उन्होंने दी।
जो महीना 2 महीना खाई। और यही प्रॉब्लम मैंने बहुत लोगों को देखा है, मेरे खुद के बड़े भाई को भी हुई। लेकिन उन्होंने इसी का इलाज के लिए जब डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने हार्ट की सर्जरी की। अभी 3-4 महीने पहले की बात है, 2 जून 5 जून के आसपास की बात है। और जो छोटे भाई का मैंने बताया वो जुलाई 23 की बात है। तो उन्होंने आजमा लिया, आराम भी मिल गया। लेकिन जब घर वाले ज्यादा डर जाते हैं कि हार्ट में दर्द हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर ने बाईपास सर्जरी की है। 11 टाँके ऊपर से नीचे तक नस खोजने में, पाँव से लेकर के पसली निकालते निकालते मेरे भाई मेरे को बता रहे कि 11 जगह उन्होंने ऑपरेशन किया है। इसमें कोई झूठ नहीं है, कुछ भी मैं बढ़ा कर नहीं बता रही हूँ। और ऐसा ही केस हमारे चाचा ससुर के साथ हुआ। उनको भी छाती में दर्द होता था। उसको भी डॉक्टर ने बोला कि नस सूख गई है। मैं नहीं बोलूंगी आप किसी तरह का रिस्क लो, लेकिन जब तक आप डॉक्टर के पास जाते हो, उससे पहले आप गुनगुना पानी में 1 चम्मच घी या तेल और चुटकी नमक डाल करके पीना शुरू कर दो। कोई भी तला फला बिल्कुल मत खाइए। तेल खाना है मतलब तेल को ही गर्म पानी में डाल करके पीना है। पूरे शरीर में तरावट आती है, अंदर का कोई भी भाग सूखा हुआ है। अगर आप शुद्ध घी या शुद्ध तेल पीते हो पानी के साथ, दूध के साथ, कोई नुकसान नहीं करता है। बहुत लोगों के ऊपर आजमाया हुआ है। और चाचा ससुर को भी बताया उन्होंने, उनकी भी हार्ट की सर्जरी हुई है। मतलब ऐसे ऐसे मैं केस 5 बताऊंगी जिसमें पांचों केस में सर्जरी, जो एलोपैथी के पास गया उनके पास सर्जरी हुई है। अब मेरे पति देव को जैसे ये हो रहा था कि रात का खाना थोड़ा सा देर हो रही थी कि आज ये काम है, तो आज 7 बजे नहीं खाए, 8 साढ़े 8 बज गए खाने में। धीरे धीरे उनको कंधे में भारीपन शुरू हुआ और छाती में दर्द शुरू हुआ। तो उन्होंने ही मुझे आयुर्वेद से जोड़ा है, राजीव दीक्षित की वीडियो सुन सुन करके वो प्रेरित हुए। पहले मैं मानती थी, लेकिन वो नहीं मानते थे, तो मुझे फॉलो करने में दिक्कत आ रही थी। जब कोविड के समय उन्होंने सुना तो वो खुद मानने लगे, तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया वो चीज। लेकिन जब उनके छाती में दर्द हुआ वो घबरा गए। उन्होंने मुझसे बोला कि मीरा ये सब रिस्क लेने का नहीं है। देखो पतंजलि में वो जो बाल कृष्ण है ना, उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम आई तो उन्होंने भी ऑपरेशन करवाया था। मैं बोली ठीक है, अगर प्रॉब्लम होगी तो ऑपरेशन करवा लेंगे। लेकिन उस समय मैं इस परिवार से नहीं जुड़ी थी। मेरी बेटी ने मेरे को धनिया जीरा और सौंफ का पानी, धनिया जीरा मेथी, ये 3 चीज का पानी रात को भिगा करके और सुबह पानी पीने के लिए उबाल करके, ठंडी है तो उबाल के, नहीं तो वैसे, वो बताया था। और वो पीने से इनका ठीक हो गया, ना कोई सर्जरी करवानी पड़ी ना कुछ किया। आज मैं जितनी बार भी भाई साहब को सुनती हूँ, गोविंद भाई को, महेंद्र भाई साहब को, कि जीरा अजवाइन का पानी, मैंने वही चीज याद आती है कि ये इतनी मजबूत चीज है कि अच्छी अच्छी प्रॉब्लम को खत्म कर देती है, अपने को मालूम भी नहीं चलता। तो मतलब ये इतनी छोटी बात बनकर रह गई है कि जिसका कुछ वजूद ही नहीं है। और यही चीज आदमी घबरा करके अगर डॉक्टर को दिखाएगा तो स्टंट भी लगाएगा, सर्जरी भी बता सकता है, और आदमी घबरा के करवाता ही है। तो मैंने 5 एग्जाम्पल अभी अभी हमारे पास है जिन्होंने ऐसे ऑपरेशन भी किया और नहीं भी करवाया। जी दीदी। तो अपेक्षा गुप्ता दीदी पूछ रहे हैं कि माखन कैसे बनता है। माखन तो दही, दूध से दही जमाओ, दही से बिलोना करो, बिलोने से जो निकलेगा मक्खन, उसी को मक्खन कहते हैं। पूरा अच्छे से बता दीजिए उनको आप। यही तो, जैसे दूध को हमने दही बनाया, फिर मलाई वाले दूध को आप अच्छे से जमाइए, उसमें मलाई होनी जरूरी है। हाँ मतलब देसी गाय के दूध से ही मलाई आती है, वरना उनमें तो मलाई कहाँ आती है। फिर उसको जमा के, जावन देकर दही का, और वो जम जाता है, तब उसको हम बिलोते हैं ना, तो किसी भी प्रोसेस से हम बिलो सकते हैं उसको, पानी डालकर, तो उससे छाछ बन जाएगी और ऊपर मक्खन आ जाएगा। वो घी होता है, यहाँ राजस्थान में उसको हमारे यहाँ चूंटिया घी बोलते हैं, और ऐसे कोई लोनी भी बोलते हैं इसको, उसी को मैं समझती हूँ, शायद मक्खन भी उसी को बोलते होंगे। तो ये बहुत ठंडा होता है और इसमें 100%
मतलब प्रतिशत उसमें प्रोटीन होता है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है और डाइजेशन में भी बहुत अच्छा होता है। ये इजीली होता है, बहुत इजीली। अगर ये मक्खन कोई भी खाएगा तो किसी को भी नुकसान नहीं करेगा, ये कोई भी इसको खा सकते हैं। तो गर्मी बहुत के पहले निकालने तो अच्छा है, जैसे सूर्योदय के समय निकालेंगे मक्खन तो बहुत आराम से निकलेगा। जैसे जैसे सूरज की गर्मी बढ़ेगी तो वो पिघलना शुरू हो जाता है, तो उसमें फिर ठंडा पानी डालना पड़ता है या मटके का पानी डालना पड़ता है। तो हम मटके का पानी डालते हैं। तो इसका सबसे इसीलिए अच्छा तरीका है कि रात को जमा दें, और जब वो दही जम जाती है तो वो मलाई मक्खन का रूप ले लेती है और नीचे का छाछ अलग से बन जाता है। और उसको 2-3 बार पानी से धोने से अच्छा मक्खन निकल जाएगा। और वो छाछ बहुत काम की होती है, पेड़ पौधे में भी काम आती है, खुद के पीने में भी काम आती है। और जब हम उससे आटा लगा दें तो उसमें विटामिन B12 की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। खमीरी भोजन का सबसे अच्छा उपयोग है छाछ। अगर विटामिन B12 की कमी आ रही है किसी को तो अपने आटे को दही में भिगो करके रख दे, 7-8 घंटे उसमें खमीर आ जाएगा। रात को भिगाया तो आप उसको सुबह यूज कर सकते हैं। उसको तामसी भोजन भी नहीं बोलेंगे उसको। खराब आटा भी मत सोचिए कि ये बासी आटा है, उसमें खमीर उठ रहा है। और आप चाहे तो सुबह दही में भिगा करके दोपहर को शाम को भी उसकी रोटियां बना सकते हैं। नान इसका बहुत अच्छा रूप है। ढोकला इसका बहुत अच्छा रूप है। खांडवी बनाते हैं गुजराती। और हमारे राजस्थान में, हरियाणा में राबड़ी बनती थी। क्यों दीदी, उसको राबड़ी बोलते हैं ना? राबड़ी बोलते हैं दीदी। बाजरा को छाछ दही में में। आटा मिला के दो तरह की होती है राबड़ी। जैसे सर्दियों में तो छाछ में आटा मिला के फिर उसको हिलाते रहते हैं, तो वो एक राबड़ी तो वो गरम गरम सर्दियों में खाते हैं। या फिर छाछ के अंदर बाजरी की राबड़ी उसको बोलते हैं। तो बाजरा मतलब इतना मोटा मोटा कूट के उसको थोड़ा पहले भिगोते हैं और फिर थोड़ा मोटा मोटा कूट के और उस छाछ में डाल के हिलाते रहते हैं, तो वो राबड़ी बन जाती है। तो वो इतनी टेस्टी लगती है, वो दही के साथ सर्दियों में इतनी अच्छी लगती है। वो खाई बहुत खाते हैं। फिर गर्मियों में जो राबड़ी बनती है यहाँ पे राजस्थान में, वो मतलब पानी, एक आटा लेते हैं ना, तो उसके अंदर थोड़ी सी छाछ डाली जाती है, खटाई, और उसको खूब अच्छे से फेंटा जाता है। खूब अच्छे से फेंटने के बाद उसके अंदर पानी डाल के और गर्म जगह पे रख देते हैं, जैसे सुबह रख दिया उसको। तो मैं तो क्या करती हूँ, मिट्टी की छोटी सी हांडी रखती हूँ और उसके अंदर खूब अच्छे से फेंट देती हूँ आटा में छाछ डाल के, फिर खूब सारा पानी डाल के ढक्कन लगा के किचन में रख देती हूँ। तो वो शाम तक वो फर्मेंटेशन हो जाता है उस आटे का। शाम को जब उसमें ऊपर ऊपर का पानी नितार के उसको खूब बॉईल करते हैं। बॉईल करने के बाद जब खूब बॉईल हो जाता है तो वो पीछे जो आटा है ना, उस आटे को अंदर डाल